विनर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 4। भाग 4 में पढ़ेंगे राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह बताए गए हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक, यानी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के मध्य जो है वर्णित है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं राज्यों की, यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं, क्योंकि हमारे संविधान में सभी आर्टिकल किसी न किसी देश से लिए गए हैं जरूर। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह कहीं ना कहीं गांधी जी की विचारधाराओं से भी मेल खाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन आर्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 में वर्णित है राज्यों की परिभाषा, यानी कोई राज्य कैसे एक राज्य बनेगा, उसकी सीमाएं क्या होंगी। दोस्तों, राज्यों की परिभाषा तो हम लोग भाग 3 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आर्टिकल 36 में जो है राज्यों की परिभाषा वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं तो आता है हमारा आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 में बताया गया है कि जो भी भाग है हमारे संविधान में, उनमें निहित सभी नियम कानून जो भी बनाए गए हैं उनको जो है राज्य में लागू करना होगा। यह राज्यों का कार्य होगा। यानी कि आर्टिकल नंबर 37 में बताया गया है कि भागों में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना होगा। यह जो है राज्यों का कार्य होगा। आर्टिकल नंबर 38 आता है। आर्टिकल नंबर 38 में बताया गया है राज्य जो है, यानी कोई भी राज्य जो है वह जो है अपने राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए जो है लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी कि अपने प्रदेश में निवास करने वाले सभी वासियों के लिए, लोगों के लिए जो है वह नए नियम कानून बना सकता है जो कि उनके लिए कल्याणकारी हों, उनकी अभिवृद्धि के लिए हों और सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए हों। तो आर्टिकल नंबर 38 बताता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था जो है बनाएगा राज्य। नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है हमारा आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 39 द्वारा जो है कुछ अनुकरणीय तत्व हैं जिनको जो है राज्य लागू करेंगे अपने देश में। आर्टिकल नंबर 39A में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 39A में है जिस राज्य में निवास करने वाले सभी लोगों को न्याय दिलाना, वह समान रूप से न्याय दिलाना, सभी को समान न्याय मतलब उचित न्याय दिलाना, और निःशुल्क रूप से विधिक यानी संवैधानिक रूप से जो है सभी को संविधान का लाभ जो है पहुंचाना। यानी कि जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होती है वह निःशुल्क जो है सबके लिए समान रूप से होगी। यह राज्यों का कर्तव्य होगा। आर्टिकल नंबर 39A में बताया गया है। नेक्स्ट आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम परीक्षाओं में लगभग पूछा ही जाता रहता है। आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 जो है आर्टिकल 40 में वर्णित है कि ग्राम पंचायतों का गठन, यानी जो भी राज्य हैं वह अपने राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। यह बताया गया है आर्टिकल नंबर 40 में। अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट देखते हैं तो आता है आर्टिकल नंबर 41। इसमें बताया गया है कि कुछ दशाओं में जिस काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, मतलब कि राज्य में निवास करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको समान रूप से कार्य उपलब्ध करवाना और उनको शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। तो आर्टिकल नंबर 41 में बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 42, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना। बेसिकली यह आर्टिकल बात करता है महिलाओं के बारे में। तो यह बात करता है महिलाओं के बारे में, काम की न्याय संगत सभी को समान रूप से काम उपलब्ध कराना, मनोचित दशाओं तथा मतलब कुछ मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध कराना। यानी कि यह बात करता है जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें जो है 26 सप्ताह की लगभग छुट्टी जो है इस नियम के अनुसार मिलती है। तो ये सारी सुविधा प्रदान की जाती है आर्टिकल नंबर 42 से। तो आर्टिकल नंबर 42 बेसिकली महिलाओं के लिए बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है आर्टिकल नंबर 43। तो आर्टिकल नंबर 43 में बताया गया है कि जो भी राज्य हैं उस राज्य में निवास करने वाले सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह व मजदूरी आदि की व्यवस्था करना राज्यों की जिम्मेदारी होगी। तो आर्टिकल नंबर 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह व मजदूरी की बात कही गई है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 43A। आर्टिकल नंबर 43A में बताया गया है उद्योगों के प्रबंध में
कर्मकारों का भाग लेना, यानी किसी भी उद्योग में जो भी हैं उद्योग लगे हैं उनमें जो है जो कर्मकार हैं उनको भाग जो है दिलाना, समान रूप से सभी को जो है उनको कार्य दिलाना। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का जो है बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है आर्टिकल नंबर 45 यानी अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में बताया गया है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 45 में बताया गया है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराना कार्य होगा सभी राज्यों का, यानी सभी राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि जो भी बालक हैं, जो भी बच्चे हैं उस राज्य में, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। आर्टिकल नंबर 46 आता है जो कि बात करता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, यानी कि किसी भी राज्य में जो अनुसूचित जातियां हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं अथवा जो अन्य दुर्बल लोग हैं, वर्गों के कमज़ोर लोग हैं, उनको जो है शिक्षा दिलाना और आर्थिक रूप से जो है उन्हें सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी राज्यों की। यानी विभिन्न योजनाओं के जरिए जो है कमज़ोर वर्गों के अथवा कमज़ोर जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को की सहायता करने की जिम्मेदारी होगी सभी राज्यों की। नेक्स्ट आता है, देखते हैं नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल नंबर 47 यानी अनुच्छेद 47, इसमें जो है बात की गई है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का जो है कर्तव्य होगा राज्यों का। यानी कि राज्य में जो है पोषण स्तर सुधारना, जीवन स्तर को सुधारना, यह राज्यों की जिम्मेदारी होगी। और जो भी लोग निवास करते हैं उस राज्य में उनके स्वास्थ्य में जो है सुधार करने की जिम्मेदारी होगी राज्यों की। यह बताया गया है आर्टिकल नंबर 47 यानी कि अनुच्छेद 47 में। नेक्स्ट बात करें तो आता है हमारा आर्टिकल नंबर 48 यानी कि अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। ये आर्टिकल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन का उल्लेख मिलता है, तो वह उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि राज्य में जो है कृषि और पशुपालन की जो संगठन है उनको सहायता प्रदान की जाए, उनका आर्किटेक्ट कैसे हो, ये सारी सुविधाएं जो है राज्यों की देखरेख में होनी चाहिए। यह बताया गया है आर्टिकल नंबर 48 में। नेक्स्ट बात करें तो आता है आर्टिकल नंबर 48 का अ यानी आर्टिकल नंबर 48 ए। इसमें बताया गया है कि जो भी राज्य हैं वह उस राज्य के पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और सभी वन्य जीवों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी जो भी राज्य है वह अपने राज्य में जो है पर्यावरण का संरक्षण बनाए रखे, उसका संवर्धन करे और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि वनों की देखरेख और उनका संरक्षण जिम्मेदारी होगी राज्यों की। नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है हमारा आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर 49 बताता है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों एवं स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उनकी शक्तियों का पृथक्करण किया गया है कि कार्यपालिका के क्या कार्य होंगे और न्यायपालिका के क्या कार्य होंगे। ये दोनों ही एक दूसरे के जो है कार्य में विघ्न न डालें जो है, इसलिए आर्टिकल नंबर 50 बनाया गया है, इनके कार्यों का पृथक्करण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तो आता है हमारा आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। कि अंतर्राष्ट्रीय जो कि संधियां हैं उनकी जो है सुरक्षा करना सभी राज्यों का कर्तव्य होगा और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखें। यही बताया गया अनुच्छेद 51 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।